दुनियादारी इज ब्रॉट यू बाय मूव स्ट्रॉन्ग। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। मोच न घुटनों में हो न रिश्तों में। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1। आप करो मूव तो रिश्ते बढ़ें। अब दर्द से राहत के साथ साथ पाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। मेरे बयान आज कुछ इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपके नज़रिए को बदल सकने की क्षमता रखने वाली ये कुछ तस्वीरें आप अपनी नज़र भर देखें। ये तस्वीरें आरोही क्रम में हैं, यानी कथानक की शुरुआत से आगे बढ़ने के क्रम में। पहली तस्वीर, आपको जो सड़क दिख रही है ये देश की संसद तक पहुंचने का रास्ता है। इसे ब्लॉक करने के लिए खड़ी की गई तोपें सेना की हैं। इन्हें यहाँ तैनात किया गया ताकि जनता अपनी संसद तक न पहुंच पाए। यही तस्वीर इस देश का सच है। संसद यानी लोकतंत्र और जनता के बीच दीवार बनकर खड़ी है सेना। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ हथियारबंद पुलिस की दीवार और उनके आगे खड़ी निहत्थी निडर जनता। सोचिए इस अहिंसक भीड़ में कितना आत्मबल रहा होगा। केवल नारों और पोस्टरों से लैस होकर वो हिंसक हुक्मरानों के आगे डट खड़े हुए हैं। और ये तीसरी तस्वीर, ये दो हथेलियां, ये हथेलियां एक तरफा हिंसा की दस्तावेज हैं। इन पर रखे बुलेट्स जिन बंदूकों ने दागे वो बंदूकें सेना की थी। ये गोलियां सरहद पर नहीं चली, इन्हें दुश्मनों पर नहीं दागा गया। इन गोलियों ने अपने ही निहत्थे हमवतनों को निशाना बनाया। कहाँ की हैं ये तस्वीरें? ये तस्वीरें हैं म्यांमार से। हम जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को वहां सेना ने तख्ता पलट किया। आज 1 मार्च है। इस तख्ता पलट को 1 महीना हो चुका है और तकरीबन इतने ही दिन से म्यांमार की जनता सड़कों पर है। लोग अहिंसक और रचनात्मक तरीकों से तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। सैन्य लीडरशिप ने इस जनविरोध को खत्म करने के 100 जतन किए। डराया, धमकाया, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, आंसू गैस और फिर रबड़ की बुलेट्स। इसके बाद डंडे से पीटा, सड़कों पर तोपें तैनात कर दी, देश को छावनी में तब्दील कर दिया। जनता फिर भी नहीं मानी तो अब सेना अंधाधुंध हिंसा पर उतारू हो गई है। बीते रोज यानी 28 फरवरी को सेना ने वहां भीषण खून खराबा किया। ये क्या हो रहा है म्यांमार में? समूचा घटनाक्रम विस्तार से बताएंगे, साथ में एक और बड़ी खबर सुनाएंगे। खबर एक पानी वाले जहाज की, जिसमें बीच समंदर एक रहस्यमय धमाका हुआ और इमरजेंसी में इस जहाज को दुबई जाकर रुकना पड़ा। किसका था जहाज? किसने कराया ब्लास्ट? ईरान और इजराइल की दुश्मनी का इस जहाज से क्या कनेक्शन है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी है। सबसे पहले बात म्यांमार की। अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वर्तमान पर आने से पहले थोड़ा इतिहास में झांक लेते हैं। बात 33 बरस पुरानी है। तब भी बर्मा में मिलिट्री राज था। 1962 से ही वहां सेना सत्ता में थी। वन पार्टी सिस्टम की तानाशाही और खराब नीतियों के चलते इकॉनमी चौपट हो चुकी थी और नीम पर करेला साबित हुई सितंबर 1987 की नोटबंदी। एक झटके में 80% बैंक नोट अवैध ठहरा दिए गए। लोगों के पास जो थोड़ी बहुत बचत थी उस पर भी पानी फिर गया। वो दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा बर्मा केतली में बंद पानी की तरह उबल रहा है। बस एक झटका और लोगों का सब्र खत्म। ये झटका आया 13 मार्च 1988 को। तब बर्मा की राजधानी हुआ करती थी रंगून। इसके उत्तरी हिस्से में इंसेन नाम की जगह है। यहाँ एक चाय की दुकान थी। उस रोज यानी 13 मार्च 1988 को बर्मा के कुछ छात्र दुकान में बैठे चाय पी रहे थे और बातचीत भी चल रही थी। मुद्दा था देश की हालत। छात्र निराश थे, बेरोजगारी और खराब सरकारी नीतियों पर बात कर रहे थे और उनकी ये बातचीत बगल की टेबल पर बैठे कुछ सरकारी अधिकारी सुन रहे थे। उन्होंने छात्रों को टोका, फिर इस टोका टाकी ने झगड़े का रूप लिया और दोनों पक्ष कहासुनी से मारपीट पर आ गए। झगड़े के अगले रोज खबर आई एक मौत की। मरने वाले का नाम था मोंग फोन माओ। मोंग एक छात्र था। पिछले रोज चाय की दुकान में जिन छात्रों की
अधिकारियों के साथ हाथापाई हुई थी, उनमें मोंग भी शामिल था और इसी झगड़े के चलते पुलिस ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मोंग की हत्या ने बर्मा के लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। छात्रों ने कैंपस में सरकार और सेना विरोधी प्रदर्शन शुरू किए। सेना ने रंगून यूनिवर्सिटी समेत कई शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस सील कर दिए। तो फिर छात्र सड़कों पर उतर आए। 16 मार्च की बात है, करीब 1000 छात्र प्रोटेस्ट मार्च करते हुए एक झील के पास से गुजर रहे थे। सेना की एक बटालियन ने वहीं पर इन्हें घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाई। कुछ छात्र गोली लगने से मारे गए, कुछ को सैनिकों ने पीट पीट कर झील में फेंक दिया। करीब 200 छात्रों का कत्ल हुआ था उस रोज। इस हत्याकांड ने जंगल की आग सा असर किया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पूरे बर्मा में फैल गया। जैसे जैसे सेना हिंसा बढ़ाती गई, प्रोटेस्ट बढ़ता गया। पुलिस और सेना गलियों से खोज खोज कर छात्रों को ठिकाने लगाने लगी और जवाब में छात्र भी हिंसक हो गए। वो भी पुलिस वालों को अब घेर कर मारने लगे। यानी पूरे देश में दंगे का माहौल। और इस अराजकता के चलते जुलाई 1988 में देश के तानाशाह जनरल ने विन को इस्तीफा देना पड़ा। जनरल विन गए तो लोगों को लगा कि शायद लोकतंत्र आए। गलत लगा, क्योंकि अब सत्ता मिली उनके राइट हैंड रहे जनरल सिन लुइन को। और ये आदमी जनरल सिन इतना क्रूर था कि बर्मीज जनता उसे कहती थी रंगून का कसाई। जनरल लुइन के पावर में आने के बाद हिंसा और बढ़ा दी गई। नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ अब आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। और इसी माहौल में छात्रों ने एक देशव्यापी आंदोलन का बिगुल बजाया, जिसका नाम रखा मूवमेंट 8888। अब ये मूवमेंट क्या था? दरअसल ये अपील जारी हुई थी 8 अगस्त 1988 की तारीख के लिए। इस तारीख के आप अंक देखिए, 8888, 4 बार 8 की संख्या। और यही इस मूवमेंट के नामकरण की वजह थी। जन आंदोलन के लिहाज से ये तारीख कैची थी। साथ ही 8 के अंक को बर्मा में बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से छात्रों ने आम जनता के लिए अपील जारी की और कहा कि इस तारीख को देशव्यापी हड़ताल करो। जब तक ये क्रूर सेना सत्ता से नहीं हटती, जब तक देश में लोकतंत्र नहीं आता, तब तक बगावत जारी रखो। उधर इस मूवमेंट से निपटने के लिए आर्मी लीडरशिप ने मार्शल लॉ लगा दिया। चप्पे चप्पे पर सेना। बावजूद इसके 8 अगस्त 1988 की सुबह ठीक 8 बजे बर्मा के अलग अलग शहरों में मास प्रोटेस्ट शुरू हो गया। छात्र, बौद्ध भिक्षु, पुरुष, महिलाएं, सरकारी अधिकारी और यहां तक सेना और पुलिस के कई सिपाही भी इन प्रदर्शनों में शामिल थे। सेना ने करीब 4 दिन तक इसको कुचलने के लिए प्रचंड हिंसा की, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोग जेल में ठूंस दिए गए। लाखों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। सैकड़ों ऐसे लापता कि दोबारा कभी लौटे ही नहीं। ये सब अतीत की बातें थी। 1988 में हुआ था। और बर्मा का वर्तमान क्या है? म्यांमार का वर्तमान ठीक इसी अतीत का प्रतिबिंब बन गया है। वैसे ही हालात, वही घटनाक्रम। मौजूदा घटनाक्रम की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को हुई, जब म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ। इस कू के विरोध में जनता सड़कों पर उतरी। 20 दिनों तक प्रोटेस्ट चला और उसके बाद 1988 के मूवमेंट 8888 की तर्ज पर आंदोलनकारियों ने नारा दिया, मूवमेंट 22222, यानी 5 बार 2। इस मूवमेंट को अपना नाम मिला 22 फरवरी 2021 के अंकगणित से। इस तारीख में 2 की संख्या 5 बार रिपीट होती है। और इसी तारीख से म्यांमार में मौजूद सेना विरोधी मुहिम ने और जोर पकड़ लिया। और इसकी प्रतिक्रिया में सेना ने क्या किया? हिंसा बढ़ा दी। और इस हिंसा का सबसे क्रूर रूप सामने आया 28 फरवरी को। इस रोज कम से कम 18 प्रदर्शनकारी मारे गए। 1 मार्च को और भी मौतें हुई हैं। बीते 2 दिनों में मृतकों की संख्या 23 के पार चली गई है और इसके और बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा कि 28 फरवरी को म्यांमार की हालत किसी युद्ध के मैदान सी थी। एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत सुबह से देश के कमोबेश हर बड़े शहर में सेना ने दमन किया। इसमें यांगोन, दावेई, मंडाले, बागो और पाकोकू समेत कई शहर शामिल हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। और ये हिंसा किसके साथ हुई? उन प्रदर्शनकारियों के साथ जो शांतिपूर्ण ढंग से जनगीत गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अहिंसक नारे लगा रहे थे। म्यांमार से आ रही तस्वीरें और वीडियो खौफनाक हैं, ऐसे कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। सड़कें कारतूस और आंसू गैस के धुएं से भरी हैं। जगह जगह खून से लथपथ लोग सड़कों पर पड़े हैं। लेकिन इन तस्वीरों का एक और पक्ष है, खूबसूरत पक्ष। ये शब्द सुनकर कुछ अजीब लगा क्या? हिंसा और क्रूरता के बीच खूबसूरती। ये खूबसूरती है लोगों के संगठन की, सॉलिडेरिटी की। म्यांमार की जनता बर्बरता के आगे भी एक दूसरे का साथ निभा रही है।
हिंसा शुरू होने पर अगल बगल के घर वाले दरवाजे खोलकर प्रोटेस्टर्स को शरण दे रहे हैं। लोग खुद डंडे खाकर भी अपने घायल साथियों को बचा रहे हैं। जख्मियों को उठाकर इलाज के लिए ले जा रहे हैं। डॉक्टर और नर्स घायलों के इलाज के लिए खुद प्रदर्शन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें भी निशाना बना रही हैं। घायलों को इलाज न मिले इसके लिए बड़ी संख्या में मेडिकल वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हर जोर जुल्म के आगे भी जनता डटी है। लोग हेलमेट, गैस मास्क और चश्मे पहनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में खून से लथपथ एक प्रोटेस्टर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है और वो इस अवस्था में भी आर्मी लीडरशिप के खिलाफ बगावत जताते हुए 3 फिंगर सैल्यूट दे रहा है। एक और तस्वीर है जिसमें म्यांमार की एक नन पुलिस अधिकारियों के सामने घुटने के बल बैठी है, अहिंसक होने की अपील करते हुए। आपने कहावत सुनी होगी, कफन बांधकर घर से निकलना। अभी म्यांमार में यही हो रहा है। लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अलविदा कहकर घर से निकलते हैं। एक टीचर ने मीडिया को बताया कि उनके छात्र मोबाइल पर अलविदा के संदेश भेज रहे हैं, ये कहते हुए कि साथ देने के लिए शुक्रिया, हम प्रोटेस्ट से जिंदा बचकर ना आए तो आप लोग इस आंदोलन को, इस लोकतंत्र के आंदोलन को आगे बढ़ाइएगा। 28 फरवरी को म्यांमार में कुछ और भी बड़ा हुआ जो आपको जानना चाहिए। म्यांमार ने अपने यूएन एम्बेसडर क्यो मोए तुन को बर्खास्त कर दिया। इसकी वजह, इसका जवाब इस वक्त स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में छिपा है। इसमें आपको यूएन एम्बेसडर 3 फिंगर सैल्यूट देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने म्यांमार की जनता के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए ये बागी सैल्यूट मारा। इंटरनेशनल कम्युनिटी से जनता का साथ देने की अपील भी की और इसी बात पर बर्मा की आर्मी लीडरशिप भड़क गई और उन्हें फायर कर दिया। म्यांमार की जनता का आरोप है कि उनका सैन्य नेतृत्व आतंकवाद कर रहा है। उनका कहना है कि नियत थी अहिंसक भीड़ को यूं टारगेट करना आतंकवाद से कुछ भी कम नहीं। ये बर्मा के हालात हैं, भारत के पड़ोस में ये सब हो रहा है। अब दुनियादारी में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात की है। इस रोज MV हेलियोस रे नाम का एक जहाज ओमान की खाड़ी के पास से गुजर रहा था। ये जहाज सऊदी अरब के दम्माम बंदरगाह से निकला था और इसकी मंजिल थी सिंगापुर। ये जहाज अरब सागर में घुसने ही वाला था कि अचानक इसने अपना रास्ता बदला और होर्मुज जलसंधि की तरफ मुड़ गया। ये जलसंधि UAE के पास पड़ती है। शिप ने रूट क्यों बदला? क्योंकि 26 फरवरी की तड़के सुबह इस जहाज के भीतर रहस्यमय तरीके से 2 ब्लास्ट हुए। किसी की जान नहीं गई पर जहाज को खासा नुकसान हुआ इन बम धमाकों के चलते। इसके भीतर वेसल में 4 बड़े छेद हो गए और इसके चलते जहाज को इमरजेंसी में नजदीकी पोर्ट राशिद जाना पड़ा। ये बंदरगाह पोर्ट राशिद दुबई में पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ये जहाज किसका था? इस पर झंडा लगा था कैरेबियन के एक देश बहामास का, लेकिन जहाज का असली मालिक बहामास नहीं है। इसके मालिक का नाम है रामी ओनगार। रामी इजराइल के कारोबारी हैं। आशंका है कि इजरायली नागरिकता के चलते उनके जहाज को निशाना बनाया गया। ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी ठोस वजह फिलहाल मालूम नहीं। एक आशंका है कि यह विस्फोट समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंग के चलते हुआ। दूसरी आशंका है कि टारगेटेड हमला हुआ। मुमकिन है कि किसी मिसाइल अटैक के चलते ब्लास्ट हुआ हो। ब्लास्ट की असल वजह जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस नतीजे के आने से पहले ही ब्लास्ट करवाने वाले का नाम भी डिक्लेयर हो गया है। इजराइल के मुताबिक इसके पीछे ईरान का हाथ है। सबसे पहले ईरान का नाम लिया इजरायली मीडिया ने। वहां के चैनल 13 ने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई, कहा कि ईरानी मिलिट्री ने जहाज पर मिसाइलें दागी। इन अपुष्ट मीडिया खबरों के बाद 27 फरवरी की शाम इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स का बयान भी आया। क्या कहा मंत्री जी ने? घटना के समय यह जहाज ईरानी इलाके के नजदीक था। हमें इस घटना के पीछे ईरान का हाथ होने की ठोस आशंका है। हम पक्के से कह सकते हैं कि ईरान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने और इजरायली नागरिकों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने आप को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। ईरान को रोकने के लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे। गेंट्स के इस बयान के बाद 28 फरवरी को अवीब कोचावी का भी बयान आया। अवीब इजराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने एक आर्मी बेस पर दिए स्पीच में इस हमले का जिक्र किया और कहा कि इसके पीछे ईरान का हाथ है। इसके बाद 28 फरवरी की देर रात सीरिया से एक खबर आई इसी प्रकरण पर। पता चला कि इजराइल ने वहां राजधानी दमिश्क पर मिसाइल से हमले किए। ये हमले इजरायली जहाज पर हुए हमले का शुरुआती जवाब बताए जा रहे हैं। सीरिया के इस डेवलपमेंट के बाद 1 मार्च को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्पष्ट धमकी आई। कहा कि जहाज वाली घटना को 100% ईरानी समझ सपोर्ट मिला हुआ है, ये वहीं का ऑपरेशन है। फिर इजराइल की प्रतिक्रिया के बारे में संकेत देते हुए प्रधानमंत्री बोले, आप मेरी पॉलिसी जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान।
मेरा संकल्प है हर कीमत पर ईरान पर लगाम कसी जाए। हम पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में उसे स्ट्राइक करेंगे। आपने इजराइल का पक्ष सुना। ईरान का क्या कहना है इन आरोपों पर? उसने इनसे इनकार किया, कहा कि हम खुद ही पर्शियन गल्फ को सुरक्षित रखने के हिमायती हैं। ईरान आधिकारिक तौर पर आरोप नकार रहा है, लेकिन भीतर से आ रही कुछ आवाजें कुछ और कहानी कह रही हैं। ईरान का एक सरकारी अखबार है केहान डेली। कितना सरकारी है ये अखबार? इतना कि इसके एडिटर इन चीफ की नियुक्ति खुद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई करते हैं। 28 फरवरी को इस अखबार में एक लेख छपा। इसमें इजरायली जहाज में हुए ब्लास्ट का जिक्र था। लिखा था कि मुमकिन है कि इजरायली जहाज रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस के बिछाए जाल में फंस गया। ये रेजिस्टेंस ऑफ एक्सिस क्या है? ये एक कलेक्टिव टर्म है जिसका मतलब होता है तिकड़ी। किसकी तिकड़ी? ईरान, हिजबुल्लाह और सीरिया के असद गवर्नमेंट की इजराइल विरोधी तिकड़ी। अखबार ने इस हमले का जस्टिफिकेशन भी दिया। लिखा कि बीते महीनों में ईरान पर कई हमले हुए। सीरिया और इराक के भीतर भी ईरान समर्थित फोर्सेस को निशाना बनाया गया। इन्हीं हमलों की प्रतिक्रिया में इजरायली जहाज पर अटैक किया गया। केहान डेली ने यह दावा भी किया कि इजराइल का यह जहाज कार्गो शिप नहीं था, ये उसका जासूसी जहाज था और इसकी असलियत छिपाने के लिए इस पर बहामास का झंडा लगाया गया था, ताकि कार्गो शिप की आड़ में फारस की खाड़ी के भीतर घुसकर ईरान की जासूसी हो सके। अखबार ने अपने आर्टिकल में गर्व से लिखा कि हमलावरों ने बड़ी सफाई से ऑपरेशन को अंजाम दिया, अपना कोई निशान पीछे नहीं छोड़ा। कई जानकार इस आर्टिकल को हमले की परोक्ष स्वीकारोक्ति मान रहे हैं। ईरान में पिछले बरस कई रहस्यमय आगजनी की घटनाएं हुई। न्यूक्लियर प्लांट और बंदरगाह टारगेट हुए। इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ बताया गया। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान ने इजरायली जहाज को टारगेट किया हो, ताकि वो अपनी जनता के बीच सीना चौड़ा कर सके, दिखा सके कि हम भी जवाबी हमले कर सकते हैं। अगर ईरान का हाथ होने का आरोप सच है तो ये अपनी तरह की पहली घटना नहीं है। 2019 में भी होर्मुज जलसंधि के पास कई विदेशी ऑयल टैंकर्स पर इस तरह के हमले हुए थे और अमेरिकी नौसेना ने तब भी इनके पीछे ईरान का हाथ बताया था। अब ये तो हो गई घटना और धमकियां और जवाब। इस हमले का असर क्या होगा? बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के पक्ष में है। इजराइल और सऊदी अरब कतई नहीं चाहते कि ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील हो। अगर ईरान इसी तरह प्रॉक्सी अटैक करता रहा, शांति वार्ता के प्रति अनिच्छा दिखाता रहा, तो बाइडेन पर दबाव बढ़ेगा। वो ईरान के साथ पीस प्रोसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और ऐसे में अलग थलग पड़ा ईरान और ज़्यादा हार्डलाइन की तरफ बढ़ेगा। ये स्थिति न ईरानी जनता के मुनासिब है, न मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए मुफीद है। ये था आज का बड़ी खबर। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी नेपाल से। यहाँ 7 मार्च को शाम 4 बजे संसद का सत्र बुलाया गया है। हम जानते हैं ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक लिया गया है। 23 फरवरी को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली द्वारा संसद भंग करने के फैसले को असंवैधानिक बताया था। कोर्ट ने संसद सत्र बुलाने के लिए 8 मार्च तक की समय सीमा दी थी और इसी के मुताबिक राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट से संसद सत्र पर अनुशंसा मांगी। पहले खबरें आई कि ओली गवर्नमेंट ने 1 मार्च को ही पार्लियामेंट सेशन बुलाने की सिफारिश की, लेकिन बाद में 7 मार्च की तारीख फाइनल हुई। दूसरी सुर्खी हांगकांग से है। 1 मार्च को यहाँ 47 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की कोर्ट में पेशी हुई। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति पहुंचाने और तख्ता पलट की साजिश का फर्जी केस चलाया जा रहा है। इस केस के विरोध में काले कपड़े पहने सैकड़ों प्रोटेस्टर अदालत के बाहर भी जमा हुए। इन प्रदर्शनकारियों में ब्रिटेन की कॉन्सुलेट जनरल के जोनाथन विलियम्स समेत कई विदेशी राजनयिक भी शामिल थे। कई डिप्लोमेट्स ने तो चीन को सीधी चुनौती देते हुए कोर्टरूम के भीतर जाने की भी कोशिश की। वयस्कों के अलावा बच्चे तक इस अदावत में हिस्सा ले रहे हैं। कई जगहों पर प्राइमरी स्कूलों के बच्चे बालकनी में खड़े होकर नारेबाजी करते दिखे। तीसरी सुर्खी अमेरिका से है। 27 फरवरी को यहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने खशोगी मर्डर केस पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी कर दी और कुछ ही घंटों बाद विभाग ने बिना बताए रिपोर्ट का लिंक डिलीट भी कर दिया और फिर इसकी जगह चुपचाप एक संशोधित रिपोर्ट जारी हुई। इसमें पिछली रिपोर्ट वाले 3 लोगों के नाम हटाए गए। लिंक के हेरफेर की बात 28 फरवरी को देर रात सामने आई। जब सवाल पूछा गया तो विभाग ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि पिछली रिपोर्ट में दोषियों की लिस्ट में 3 गलत नाम चले गए थे। इस प्रकरण को लेकर विभाग की खिंचाई हो रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़ कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण।
ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।